सडनली प्राइसेस 30 to 50% हमने क्रैश करते हुए देखे हैं। अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई जहां पर ईरान ने स्ट्राइक किया रास लफान लैब्स को। रास लफान इज अ मेजर नेचुरल गैस हब। जनवरी 2026 की बात है, आर्कटिक कोस्ट से कोल्ड वेव आई अमेरिका में, जिसकी वजह से नेचुरल गैस के प्राइसेस इन मैटर ऑफ 1 to 2 वीक्स की इन्वेंट्री साइकिल तो है बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल, लेकिन वेदर इज द वन दैट प्लेज द जोकर कार्ड। नेचुरल गैस एक बहुत सीजनल कमोडिटी है, एक बहुत सिक्लिकल कमोडिटी है। और एक सेकंड के लिए सोचिए कि कोई कमोडिटी दिन में ±4% मूव करती है ऑन एन एवरेज। तो अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी वॉलेटाइल कमोडिटी को ट्रेड कैसे करना है, ट्रेडिंग कैसे करनी है, लॉन्ग शॉर्ट कब करना है, ऑप्शन कब बेचना है, कब खरीदना है, उसके आईवीज कैसे समझने हैं, वो सारे सिनारियो की इंफॉर्मेशन आज हम अपने मास्टर क्लास में कवर करने वाले हैं। नेचुरल गैस एक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल कमोडिटी है, इसमें ट्रेड करना भी आसान नहीं है। इनफैक्ट नेचुरल गैस की सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करना, उसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है, वो सब चीज़ों को समझने में ट्रेडर्स को कई कई महीने, कभी कभी साल लग जाते हैं। आज हम वो सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ लेकर आए हैं जो एक ट्रेडर के लिए ज़रूरी है नेचुरल गैस के बारे में समझना। दूसरी चीज़, ट्रेडिंग कैसे करनी है, लॉन्ग शॉर्ट कब करना है, ऑप्शन कब बेचना है, कब खरीदना है, उसके आईवीज कैसे समझने हैं, वो सारे सिनारियो की इंफॉर्मेशन आज हम अपने मास्टर क्लास में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बताइए, आर यू एक्साइटेड? सो विद दैट एक्साइटमेंट एंड विद दैट थ्रिल एंड विद दैट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, वॉल्यूमिनस इंफॉर्मेशन, वी बिगिन। सबसे पहले समझते हैं कि नेचुरल गैस की क्या क्या इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। वंस वी अंडरस्टैंड द टर्म्स, उसके बाद ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की तरफ चलेंगे और उसके बाद ऑप्शंस कैसे ट्रेड करना है वो समझेंगे। लेकिन पहले हमें नेचुरल गैस चीज़ क्या है वो समझ में आना चाहिए। तो नेचुरल गैस को पहले समझते हैं, कुछ उसके टर्म समझते हैं। तो नेचुरल गैस तो एक ही चीज़ होती है जो क्रूड ऑयल का बाय प्रोडक्ट होती है, लेकिन साइमल्टेनियसली नेचुरल गैस को कई तरीके से शिप किया जाता है, कई तरीके से यूज़ किया जाता है। तो आप कई बार टर्म्स रीड करोगे नेचुरल गैस के साथ साथ LNG, LPG, PNG, तो ये सारे जो हैं उसी के ही फॉर्म्स हैं। नेचुरल गैस जो मिलती है गैस के फॉर्म में, उसको अगर कंप्रेस करके उसको सिलेंडर्स में, टैंकर्स में भेज दिया जाता है तो वो LNG बन जाती है। LPG अगेन इज़ अ गैस फाउंड अलोंग विद इट, तो उसको सिलेंडर्स में हम इंडिया में यूज़ करते हैं। और पाइप नेचुरल गैस भी आपके घरों में आती है। सो ये तो एक बेसिक से इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर ये आ जाता है कि नेचुरल गैस एक बाय प्रोडक्ट है क्रूड ऑयल का। अब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जब क्रूड ऑयल की ड्रिलिंग चलती है, क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन होती है, तो साइमल्टेनियसली नेचुरल गैस भी मिलता रहता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि नेचुरल गैस में और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अनलाइक क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एक ज्योग्राफिकल कमोडिटी है। जहां क्रूड ऑयल का प्राइस अगर एक जगह राइज होता है तो फिर वो सारे टाइप ऑफ क्रूड ऑयल के प्राइसेस राइज हो जाते हैं। नेचुरल गैस का प्राइस का राइज और फॉल ज्योग्राफिकली कन्फाइंड रहता है। तो अगर अमेरिका में कुछ डिमांड सप्लाई का इशू हुआ है तो फिर वो अमेरिका के ही नेचुरल गैस का प्राइस फ्लक्चुएट करेगा। सिमिलरली यूरोप के लिए अलग है, साउथ एशिया के लिए अलग है, जापान, साउथ कोरिया के लिए अलग है। नेचुरल गैस के 3 प्राइस बेंचमार्क्स हैं और 3 मेजर हब्स हैं। MCX का बेंचमार्क प्राइसिंग होता है अमेरिका के हेनरी हब से, लेकिन उसके अलावा 2 और प्राइसिंग हैं। एक है यूरोप का टाइटल ट्रांसफर फैसिलिटी जो नेदरलैंड्स में बेस्ड है, और दूसरा जापान का है जापान कोरिया मार्कर। अब ये दोनों भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां US का हेनरी हब का प्राइस कुछ $2.5-3 के आसपास इस समय चल रहा है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस मास्टर क्लास। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम टाइटल ट्रांसफर फैसिलिटी का प्राइस ऑलमोस्ट $15 चल रहा है और जापान कोरिया मार्कर का भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर है। ये प्राइसिंग जनरली हायर प्रीमियम पर रहती है। ये अलग बात है कि इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के क्राइसिस चल रहे हैं और इसकी वजह से सप्लाई इश्यूज हैं, तो उसकी वजह से भी प्राइसेस इन्फ्लेटेड हैं। नॉर्मल सिनारियो में भी प्राइसेस का थोड़ा प्रीमियम रहता है। TTF और JKM जनरली हेनरी हब के प्राइसेस से थोड़ा प्रीमियम पर रहते हैं। अगर हेनरी हब में $3 चल रहा है तो टाइटल ट्रांसफर फैसिलिटी और जापान कोरिया मार्कर में $8 to $10 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन डिमांड सप्लाई इक्वेशन। इनफैक्ट मैं आपको एक वियर्ड सा केस बताता हूं कि 2020-21 की बात है। नेचुरल गैस का प्राइस हेनरी हब में कुछ $5-7 चल रहा था और सडनली जापान में एक मेजर कोल्ड वेव, अनएक्सपेक्टेड कोल्ड वेव आई और उनको कुछ एक मेजर गैस की जरूरत पड़ गई। दे डिड नॉट हैव इनफ गैस। एक डिमांड का
सडन स्पाइक आ गया था, दे हैड टू बाई इट इन स्पॉट में जाके उन्होंने $32 पर खरीदी और वो $32 का जो प्राइस हुआ वो JKM पर ट्रेड हुआ, लेकिन वो उसका प्राइस का इंपैक्ट कभी हेनरी हब पर नहीं हुआ। इनफैक्ट जितना भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का क्राइसिस चल रहा है उसका सारा इंपैक्ट JKM और TTF पर आ रहा है, हेनरी हब पर कुछ भी इंपैक्ट नहीं है। इनफैक्ट नेचुरल गैस, जो अमेरिका का नेचुरल गैस है, वो US को ही केटर करता है। जितना भी गैस प्रोड्यूस करता है अमेरिका फॉर नेचुरल गैस इन दैट मैटर, सो 80 to 85% इज कंज्यूम्ड बाय अमेरिका इटसेल्फ। उसके अलावा कुछ कुछ एक्सपोर्ट होता है, कुछ साउथ अमेरिका जाता है, कुछ कनाडा जाता है और कुछ यूरोप भी जाता है। यूरोप का जो सप्लाई स्टार्ट हुआ वो कुछ 2021-22 में स्टार्ट हुआ, जब रशिया की सप्लाई में प्रॉब्लम्स आए आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर। उसके बाद से यूरोप ने कुछ हद तक अपना डिमांड, कुछ हद तक अपनी जो सप्लाईज थी वो मूव कर दी अमेरिका के नेचुरल गैस की तरफ। अदरवाइज जो प्राइमरी यूरोप का जो ट्रांसफ़र होता है, यूरोप का जो गैस आता है वो मिडिल ईस्ट से ही आता है, रास लफान लैब और जितना भी UAE और ओपेक के आसपास के कंट्रीज़ हैं तो उसके आसपास से, वहीं से ही यूरोप सारा अपना गैस आउटसोर्स करता है। अब बात चल रही है हेनरी हब की। हेनरी हब का जितना भी गैस आता है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड है, 80 to 85% डोमेस्टिकली कंज्यूम भी हो जाता है। लेकिन अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई जहां पर ईरान ने स्ट्राइक किया रास लफान लैब को। रास लफान इज अ मेजर नेचुरल गैस हब और वो काफी हद तक यूरोप को सप्लाई करता है। तो वहां पर अटैक हुआ, उनका एक मेजर ट्रेन, जो उनका जो मेजर ट्रेन है गैस का, वो पूरा डैमेज हो गया। लेकिन साइमल्टेनियसली ये कुछ मार्च की बात है और कुछ मार्च एंड में ही US ने एक और टर्मिनल अपना इनॉग्रेट किया, गोल्डन पास, टू एक्सपोर्ट देयर नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हमेशा से US के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही था, लेकिन 2016 में अमेरिका ने एक सेबाइन पास बनाया। सेबाइन पास बनाने के बाद नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। 2016 में स्टार्ट किया, साउथ अमेरिका, कनाडा स्टार्ट किया, उसके बाद यूरोप पर भी आ गए। लेकिन अब जो 2026 से स्टार्ट हो रहा है वो है फेज 2 ऑफ देयर एक्सपोर्ट, जो कि हमारे MCX प्राइसेस पर वापस से इंपैक्ट करेगा। इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अभी तक नेचुरल गैस का जितना भी हम फैक्टर्स ट्रैक करते थे वो US के डोमेस्टिक फैक्टर्स ट्रैक करते थे, डोमेस्टिक वेदर ट्रैक करते थे। लेकिन अब से गोल्डन पास के स्टार्ट होने के बाद से अगर नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है तो हमें ग्लोबल फैक्टर्स भी ट्रैक करने पड़ सकते हैं। जहां तक हमें अभी तक इक्वेशन समझ में आई है, गोल्डन पास का जो एक्सपोर्ट होने की उम्मीद है वो मेजर जो एक्सपोर्ट मार्केट का जो टारगेट है वो है यूरोप। अगर यूरोप में जाता है तो हमें यूरोप का वेदर भी ट्रैक करना पड़ सकता है, बिकॉज वेदर इज द बिगेस्ट कार्ड इन नेचुरल गैस। सो वो हमें अगर ट्रैक करना पड़ेगा, वो न्यूज़ ट्रैक करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें नेचुरल गैस का डिमांड सप्लाई इक्वेशन मिलता रहेगा एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल बिकम बेटर ट्रेडर्स, बेटर इन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स। इसके बाद हमें विद गोल्डन पास जो इनॉग्रेट हो रहा है, ये इनफैक्ट 2026 और 2027 के कुछ फर्स्ट हाफ तक पूरा इनॉग्रेट हो जाएगा, पूरा फंक्शनल हो जाएगा। इसमें 3 ट्रेन्स हैं जो कि तीनों ट्रेन्स फंक्शनल हो जाएंगी। तो उसके बाद से हमें एक्चुअल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स क्या मिलते हैं और क्या डिमांड सप्लाई इक्वेशन मिलती है, क्या डिमांड सप्लाई इक्वेशन बनती है, वो हमें ज़्यादा समझ में आने लग जाएगी। नेचुरल गैस एक बहुत सीजनल कमोडिटी है, एक बहुत सिक्लिकल कमोडिटी है। उसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग समर्स सारा नेचुरल गैस स्टोर किया जाता है फॉर विंटर्स। विंटर्स में प्रोडक्शन ज्यादा हो नहीं पाती और डिमांड इनइलास्टिक हो जाती है। तो नेचुरल गैस का कुछ एक इन्वेंट्री साइकिल है जो हम ऑलमोस्ट हर थर्सडे ट्रैक करते हैं अपने चैनल कमोडिटीज बाय धन पर। आप हमें लाइव यहाँ पर भी ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन नेचुरल गैस का जो साइकिल है वो है कुछ इस तरह से। हमने पिछले 5 साल का सारा डेटा यहाँ पर प्लॉट किया है कि नेचुरल गैस का इन्वेंट्री मूव कैसे करता है। नेचुरल गैस जनरली बॉटम आउट करती है। नेचुरल गैस का जो इन्वेंट्री है, स्टोरेज वेल्स हैं, वो जनरली बॉटम आउट करते हैं मार्च अप्रैल में। अब इसका मतलब क्या है? नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करते रहना होता है और वो स्टोर करते रहते हैं। नेचुरल गैस का जो बेसिक स्टोरेज है वो कुछ 1800 बिलियन क्यूबिक फीट से लेकर ऊपर कुछ 4400 बिलियन क्यूबिक फीट तक है और ये वाला साइकिल चलता रहता है। अब आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं 1500 से लेकर 4000 तक हमने मार्क किया हुआ है। सो व्हाट दिस एक्चुअली मींस इज बिलियन क्यूबिक फीट। तो ये वाला जो स्केल है हमारा इस साइड पर, ये बिलियन क्यूबिक फीट का है और यहाँ पर पूरा प्रोडक्शन जो है वो स्टोर हो रही है। नाउ नेचुरल गैस का स्टोरेज काफी एक्सपेंसिव होता है, तो ऐसा नहीं है कि गोल्डन पास बन जाएगा तो सडनली इसका स्टोरेज भी इंक्रीज हो जाएगा। तो नेचुरल गैस का जब स्टोरेज इंक्रीज होगा, अमेरिका जब कर पाएगा तो आई थिंक विल नो इट बेटर। लेकिन ये सारे वेल्स, जितने भी सारा नेचुरल गैस का स्टोरेज है, उसका पूरा समेशन है, उसको पूरा ऐड कर दिया जाता है
और फिर हमारे पास टोटल स्टोरेज आ जाती है। ये एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन हर वीक ये डेटा रिलीज करता है। हमने पूरा पिछले 5 साल का डेटा कंपाइल करके इस सारे को कंपाइल किया है, कोलेट किया है, ताकि हम समझ सकें कि नेचुरल गैस का स्टोरेज साइकिल क्या है। अब नेचुरल गैस में होता क्या है, ये सारा कंजम्पशन साइकिल है। कंजम्पशन साइकिल इज द विंटर साइकिल। विंटर से स्टार्ट हो जाता है अक्टूबर नवंबर। एक्स स्केल जो दिख रहा है ये है वीक्स, 10, 20, 30, 40 और 50, 52 वीक्स होते हैं। ये सबको हमने यहाँ पर प्लॉट किया है और कुछ 10 से 15 वीक्स के बीच में हमेशा इसके स्टोरेज बॉटम आउट कर जाता है, विच मीन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नेचुरल गैस दैट इज रिक्वायर्ड हैज बीन पुल्ड आउट। और इसके बाद से सिर्फ इंजेक्ट करते रहते हैं और स्टोर करते रहते हैं थ्रू आउट समर्स। पूरे समर्स में स्टोरेज करते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं, ताकि विंटर्स में उसको विड्रॉ कर सकें यूसेज के लिए। विंटर्स में नेचुरल गैस इज रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग और विंटर्स में प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है। विंटर्स में अगर कुछ ज़्यादा कोल्ड वेव आ गई तो इन दैट केस प्रोडक्शन का जो लैग है वो कुछ 1 से 2 महीने का होता है और उस टाइम पर प्राइस कुछ भी अनाप शनाप मूव कर जाते हैं। ऐसे केस में हाई स्टोरेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है नेचुरल गैस के लिए, क्योंकि डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है। डिमांड तो है ही, सबको हीटिंग घर में चाहिए। इन दैट केस हाई स्टोरेज इज द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट दैट अमेरिका डज फॉर इट्स पीपल, ताकि किसी को भी हीटिंग की डेफिसिट ना आए, सबके घर में हीटिंग रहे। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल साइकिल हो गया। अगर इतना ही प्रेडिक्टेबल हो जाए तो प्राइस क्यों नहीं आराम से मूव करता है? प्राइस इसलिए आराम से मूव नहीं करता है क्योंकि वेदर जो है वो कभी भी स्टैटिक नहीं रहता है, कंसिस्टेंट नहीं रहता है। कभी ज्यादा गर्मी पड़ती है, कभी कम गर्मी पड़ती है, कभी ज्यादा सर्दी पड़ती है, कभी कम सर्दी पड़ती है। डिमांड सप्लाई उसके हिसाब से मूव करता रहता है। सिमिलरली जैसे अगर आपने पिछले अप्रैल में 400 यूनिट घर पे यूज किए और इस साल आपने अप्रैल में 500 यूनिट यूज किए, तो अगर गर्मी ज्यादा थी, आपने घर में ज्यादा एसी का कंज्यूम कर लिया, तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वो आपको सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बिल नहीं भेजती है, वो आपको डिस्प्रपोर्शनेटली हायर बिल भेजती है, क्योंकि आपने 100 यूनिट कंज्यूम एक्स्ट्रा कर लिए हैं फॉर द सेम मंथ एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। सिमिलरली नेचुरल गैस में भी ऐसा ही होता है। अगर किसी टाइम पर गर्मी ज्यादा पड़ गई और कंजम्पशन ज्यादा हो गई, या सर्दी कम पड़ रही है और कंजम्पशन कम हो रही है, सर्दी का एकदम कोल्ड वेव आ गया और एकदम हीटिंग की डिमांड बढ़ गई, तो इन दैट केस अगर डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है तो प्राइस डिस्प्रपोर्शनेटली मूव करता है। और ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है जिसको कैसे ट्रेड करना है, कैसे कितना कितना मैग्नीट्यूड पर मूव कर जाता है, हमने वो भी कवर किया है। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है समझना कि इन्वेंट्री साइकिल तो है बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल, लेकिन वेदर इज द वन दैट प्लेज द जोकर कार्ड। सो ये चीज को हमें समझना इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जब हम वेदर की बात करते हैं तो वेदर क्या गर्मी है और क्या सर्दी है, इसको कैसे समझा जाए? वेदर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बेंचमार्क है। मजे की बात यह है कि नेचुरल गैस के सारे एनवायरनमेंट में, सारे इकोसिस्टम में सब कुछ बहुत बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव है। इनफैक्ट एवरी डेटा पॉइंट इज सो ऑब्जेक्टिव, और मेरे ख्याल से तो अमेरिका इज अ वेरी डेटा ऑब्सेस्ड नेशन। तो ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है, ट्रेडर्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है कि नेचुरल गैस को ट्रैक करना, कि एग्जैक्टली हमें ट्रैक क्या करना है। सर्दी का मतलब क्या है, गर्मी है तो गर्मी का मतलब क्या है, तो ये सारी चीजों को ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। इनफैक्ट जो सारा जो बेंचमार्क होता है वो होता है 65 डिग्री फ़ारेनहाइट, विच इज अराउंड 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस पर माना जाता है कि ना तो ज्यादा डिमांड होगी, ना ज्यादा सप्लाई होगी, ना ज्यादा गर्मी माना जाता है, ना ज्यादा सर्दी मानी जाती है। लेकिन अगर इससे ज्यादा बढ़ना स्टार्ट होता है तो इसको कहते हैं कूलिंग रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो कूलिंग रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती रहेगी, कूलिंग डिग्री डेज। और वही अगर टेम्परेचर नीचे आता रहता है तो हीटिंग डिग्री डेज का काउंट स्टार्ट हो जाता है, और इन दैट केस हीटिंग की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती रहती है। तो ये सारा का जो बेंचमार्क है, जो सेंट्रल प्राइस है, जो सेंट्रल टेम्परेचर है, वो है 65 डिग्री फ़ारेनहाइट, विच इज अराउंड 18 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे हमने बात करी अपनी इन्वेंट्री साइकिल में, हमारे पास इन्वेंट्री भी है, वेदर का भी इंफॉर्मेशन आता रहता है, 1-2 दिन के बाद का इंफॉर्मेशन आता रहता है। लेकिन सडनली अगर कई जगहों पर जहां पर 87 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर एक्सपेक्टेड था, सडनली चला जाता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो कूलिंग की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाएगी। और अगर कूलिंग की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाएगी तो प्राइस मूव करेगा, क्योंकि इमीडिएटली जो है सप्लाई एकदम इंक्रीज नहीं हो सकती। तो इन दैट केस, बिकॉज सप्लाई इज ऑलवेज कम्स विद अ लैग, अगर कहीं पर किसी टाइम पर टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है 87 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन टेम्परेचर चला जाता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो कूलिंग की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है। जैसे रिक्वायरमेंट इंक्रीज हुई, दे विल जंप ऑन टू द सप्लाई पार्ट। सप्लाई अगर बहुत कम है, स्टोरेज बहुत ज़्यादा नहीं है, इन दैट केस द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमीडिएट रिएक्शन कहाँ पर आएगा? प्राइस पर आएगा, क्योंकि सप्लाई तो सबको चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि डिमांड तो बहुत ज़्यादा फास्ट है
और सप्लाई में अगर कुछ भी डेफिसिट आ रहा है तो सबसे पहले रिएक्ट कौन करेगा? प्राइस। इसीलिए प्राइस बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है क्योंकि वेदर की वजह से। वेदर जो है वो सबसे बड़ा कार्ड प्ले करता है, सबसे बड़ा वेरिएबल है नेचुरल गैस के लिए। अब तक हमने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करी हैं अबाउट वेरियस फैक्टर्स दैट कैन इंपैक्ट नेचुरल गैस प्राइसेस। यहां पर 5 डिमांड के फैक्टर्स हैं और 5 सप्लाई के फैक्टर्स हैं। मैं चाहता हूं कि अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे 2 फैक्टर्स लिख के दीजिए कमेंट्स में कि कौन से 2 फैक्टर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझ लीजिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिमांड का फैक्टर कौन सा है, इन 5 में से सबसे स्ट्रेंज सप्लाई का फैक्टर कौन सा है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिमांड का फैक्टर कौन सा है। आपको वीडियो पॉज करना है, 5 सेकंड के लिए रीड करना है और कमेंट्स में लिखना है कौन सा डिमांड का फैक्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सा सप्लाई का फैक्टर इंपॉर्टेंट है। और जिन आलसी लोगों ने पॉज नहीं किया है वो यहां से रिज्यूम कर रहे हैं। सो अब हम आपको इंफॉर्मेशन बताने वाले हैं, बट बिफोर दैट आई विल फर्स्ट डिस्कस ऑल दीज 10 फैक्टर्स और उसके बाद मैं बताऊंगा कि वो 2 फैक्टर्स कौन से थे। सबसे पहले डिमांड फैक्टर समझ लेते हैं। डिमांड फैक्टर्स में वेदर सीजनैलिटी, यहां से स्टार्ट करते हैं। इन्वेंट्री रिपोर्ट, इन्वेंट्री रिपोर्ट जो आ जाती है हमारी, वो हमारे पास पूरी हर थर्सडे आ रही है और हम उससे वेल्स का पूरा एक इन्फॉर्मेशन ड्रॉ कर रहे हैं। वेल्स का जो पूरा इन्फॉर्मेशन ड्रॉ कर रहे हैं, पूरा स्टोरेज का जो इन्फॉर्मेशन जो ड्रॉ करते हैं उसमें अगर थोड़ा ज्यादा इंजेक्ट आता है या कम इंजेक्शन आता है तो इन दैट केस प्राइसेस कैन वेरी। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने लिखी हुई है कि अगर जो भी फोरकास्ट होता है, जो कि हम हर थर्सडे डिस्कस भी करते हैं, जो भी फोरकास्ट होता है अगर वहां से +- 30 या 50 बिलियन क्यूबिक फीट आता है तो प्राइस इमीडिएटली 3 to 5% मूव कर जाता है विद इन मैटर ऑफ सेकेंड्स। तो ये वाला जो पार्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेचुरल गैस का इन्वेंट्री डेटा के लिए। चाहे इन्वेंट्री काफी हद तक प्रिडिक्टेबल है, सिक्लिकल है, लेकिन फिर भी अगर इन्वेंट्री का इंजेक्शन ज्यादा आ रहा है विच मींस डिमांड इज लेस, इन्वेंट्री का विड्रॉल ज्यादा हो रहा है विच मींस डिमांड इज मोर। डिमांड और सप्लाई इसी पर ही पूरा बेस कर रहा है नेचुरल गैस। कमोडिटी का पूरी दुनिया जो है वो सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई पर ही चलती है, इसलिए एज बेसिक स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हमें वो चीज समझना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। अगर आपने कभी कोई छोटा सा बिजनेस भी किया है तो भी आपको डिमांड सप्लाई समझ में आ जाएगी। द सेकेंड पार्ट इज एलएनजी एक्सपोर्ट डिमांड। एलएनजी का जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है अमेरिका से, हेनरी हब से जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है, वो हमारे पास बेसिक डेटा आता रहता है और वो उस डेटा के बेसिस पर हम समझते रहते हैं कि प्राइस पर क्या इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन अमेरिका कभी भी अपनी कंट्री पर कॉम्प्रोमाइज करके एक्सपोर्ट नहीं करता है। जो भी स्पेयर कैपेसिटी, स्पेयर स्टोरेज को ही एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो दैट इज गुड फॉर द प्रोड्यूसर्स, तो इमीडिएटली प्राइस जैकअप कर सकते हैं। सो इन दैट केस एलएनजी एक्सपोर्ट डिमांड कैन बी अ गुड डिटर्मिनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेयर द प्राइसेस कैन मूव। इंडस्ट्रियल कंजम्पशन बहुत बेसिक सा पार्ट है। अगर इंडस्ट्रियल कंजम्पशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली प्राइसेस ज्यादा होंगे। पावर जनरेशन अगेन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट और बहुत बेसिक सी चीज है कि समझना। पावर जनरेशन के लिए नेचुरल गैस को काफी यूज किया जाता है और अगर नेचुरल गैस के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई चले जाते हैं, एंड आई थिंक आई शुड एक्सप्लेन दिस थिंग, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनफैक्ट पावर जनरेशन वाला, जो अभी एक स्टेट ऑफ हॉर्मस क्राइसिस में इसका एक रिवर्स कार्ड प्ले हो रहा है कि पावर जनरेशन के लिए नेचुरल गैस को यूज किया जाता है। लेकिन अगर प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो नेचुरल गैस टू कोल सब्स्टिट्यूशन भी कर दिया जाता है, क्योंकि एक प्राइस के बाद नेचुरल गैस से प्रोड्यूस करना वायबल नहीं हो पाता है। नेचुरल गैस इज एन एफिशिएंट कमोडिटी टू प्रोड्यूस पावर, लेकिन अगर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो इन दैट केस सब्स्टिट्यूशन हैपेंस टू कोल, और वो बहुत ज्यादा वियर्ड चीज हो रही है जो साउथ कोरिया में इस समय हो रही है इन द मंथ ऑफ मे। अब आप अगर जिस भी मंथ में चेक कर रहे होंगे मास्टर क्लास, आप बैक एंड डेटा जाके चेक कर सकते हैं, न्यूज रिपोर्ट्स में चेक कर सकते हैं कि अप्रैल मई में साउथ कोरिया मूव्ड टू कोल फॉर प्रोडक्शन ऑफ पावर। सो इन दैट केस पावर जनरेशन के लिए जरूरी है नेचुरल गैस, लेकिन बियॉन्ड अ प्राइस इट बिकम्स अनसस्टेनेबल। और वेदर एंड सीजनैलिटी, जैसे कि हमने बात की कि सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो वेदर है, और इनफैक्ट जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है डिमांड के फैक्टर्स में, वो है वेदर। वेदर को ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है और जो कि हम जनरली ट्रैक करते हैं। अब हमारे चैनल पर आपको सारा के सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, और इनफैक्ट हमारा एक साइमल्टेनियसली आपको स्कैनेक्स पर नेचुरल गैस से रिलेटेड कुछ भी मूव आता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है वेदर से रिलेटेड,
वो आपको स्कैनएक्स पर भी मिल जाएगी। अब आते हैं सप्लाई ड्राइवर्स की तरफ। सप्लाई ड्राइवर्स काफी हद तक आपको समझ में आएंगे, लेकिन कुछ एक फैक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे बड़ा है ड्राई गैस प्रोडक्शन, ठीक है, वो तो जो मेजर गैस प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन जो सेकंड फैक्टर है एसोसिएटेड गैस फ्रॉम ऑयल वेल्स, अभी ये एक बहुत ही वियर्ड सा फैक्टर है और यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि सप्लाई ड्राइवर्स में कौन सा स्ट्रेंजेस्ट फैक्टर है, सबसे बड़ा स्ट्रेंज फैक्टर कौन सा है? एसोसिएटेड गैस। अभी सपोज वो स्ट्रेंज क्यों है? सपोज क्रूड ऑयल का प्राइस चला गया $100 पर बैरल। अभी ऐसे केस में जो प्रोड्यूसर्स है वो सब जाएंगे क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन के लिए, ड्रिलिंग के लिए, लेकिन साथ में उनको क्या मिल जाएगी? नेचुरल गैस, बिकॉज नेचुरल गैस इज अ बाय प्रोडक्ट। तो जब नेचुरल गैस साथ में मिल जाएगी, नेचुरल गैस की तो जरूरत ही नहीं थी क्योंकि नेचुरल गैस का तो प्राइस स्पाइक भी नहीं हो रहा था। अब जब नेचुरल गैस मिल जाएगी, नेचुरल गैस को लेकर आएंगे सरफेस तक, और जब सरफेस तक लेकर आएंगे तो उसकी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो प्राइसेस सप्रेस हो जाएंगे। सो ये क्या इन्वर्टेड फिनोमिनन बन गया है कि हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस आर अ नेट नेगेटिव फॉर नेचुरल गैस, क्योंकि नेचुरल गैस का प्राइसेस जो है वो सप्रेस कर देते हैं हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस। बिकॉज ऑफ हायर क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, हाई नेचुरल गैस मिलता है, नेचुरल गैस की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, जिससे प्राइसेस सप्रेस हो जाते हैं। सो एसोसिएटेड गैस फ्रॉम ऑयल वेल्स ये जो है नेट नेगेटिव बन जाता है इफ द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल इज हाई बट नेचुरल गैस इज नॉट हाई। स्टोरेज विड्रॉल्स और इंजेक्शंस ये बहुत इमीडिएटली इंपैक्ट करते हैं। हर वीकली जो भी डेटा आता है उसके हिसाब से प्राइसेस का इमीडिएटली इंपैक्ट आता रहता है। तो स्टोरेज का जो इंजेक्शंस और विड्रॉल्स है उसका इमीडिएट इंपैक्ट हमें थर्सडेज को ही मिल जाता है। एलएनजी टर्मिनल आउटेज, अगर जो टर्मिनल है जहां से पूरा सप्लाई हो रही है, अगर वहीं कुछ हो गया तो कैसे सप्लाई जाएगी? इनफैक्ट अमेरिका में फ्रीपोर्ट का एक टर्मिनल की आउटेज हो गई थी कुछ 8 महीने तक, तो इन दैट केस प्राइसेस में बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ गया था। सो टर्मिनल का अगर आउटेज हो जाएगा दैट्स अ वेरी वेरी बिग इवेंट, दैट्स अ वेरी बिग न्यूज। तो वो आप मिस कर ही नहीं पाओगे क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपको फ्लैश दिख जाएगा अपने फ्रंट पेज पर न्यूज़पेपर के, तो वो आपको पता चल ही जाएगा। इनफैक्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कनाडा एंड मैक्सिकन इंपोर्ट्स। अब ये कनाडा और मैक्सिको का जो इंपोर्ट है वो तो अभी की बात है, लेकिन जैसे ही गोल्डन पास इनॉग्रेट हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा 2026 के एंड तक, 2027 तक, तो हमारे पास शायद एक्सपोर्ट टू यूरोप का भी फैक्टर आ जाएगा, तो हम उस डेटा को भी ट्रैक करेंगे। अगर आपने कभी कोई छोटा सा भी बिजनेस किया है तो आपको ये पता होगा कि किसी पर्टिकुलर प्राइस के नीचे किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन कभी कभी अनवायबल हो जाता है, और वो प्राइस नेचुरल गैस के केस में है $2। अगर प्राइस $2 के नीचे जाना स्टार्ट करता है तो वो प्रोडक्शन अनवायबल कर देता है। ऐसा नहीं है कि वो प्राइस सिर्फ $2 टच करता है और वो बाउंस कर जाता है, लेकिन ऑटोमेटिकली जब वो $2 पहुंचता है तो उसके बाद से प्रोडक्शन को वो क्रिपल करना स्टार्ट कर देता है। प्रोड्यूसर्स अपना काम बंद कर देते हैं क्योंकि उनके मार्जिन खत्म हो जाते हैं। अपना प्रोडक्शन बंद करेंगे, लेकिन जितना भी स्टोरेज जो भी है वो धीरे धीरे रिलीज होती रहती है, और अगर किसी का प्रोडक्शन चल रहा होता है और उसमें कुछ लैग आ रहा है प्रोडक्शन को बंद करने में, तो वो सिर्फ छोटे टाइम तक ही बंद रहती है। ऐसा हमने कई बार देखा कि प्राइस $2 के नीचे गया, कुछ वीक्स तक रहा, कभी कभी 1-2 महीने तक रहा, 1.9 आ गया, 1.8 आ गया, लेकिन उसके बाद वो इवेंचुअली वहां से रिवर्स कर गया। तो वो $2 इज नॉट अ हार्ड फ्लोर, लेकिन $2 के नीचे प्रोडक्शन अनवायबल हो जाती है और प्रोड्यूसर्स अपना काम बंद कर देते हैं कि इससे अच्छा तो काम करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप किसी जॉब में जा रहे हैं, आपकी सैलरी है 10,000 और आपका आने जाने का खर्चा ही 15,000 का हो रहा है, तो आपके लिए वो जॉब भी अनवायबल है। सिमिलरली प्रोड्यूसर्स के लिए तो काफी ज्यादा इमीडिएट मेट्रिक बन जाता है कि अगर वो प्रोड्यूस करके बेचने जाएंगे तो उनका वो प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम मिलने वाला है, तो वो बेचने की जरूरत ही क्या है, बनाने की जरूरत ही क्या है, प्रोड्यूस ही क्यों करना है अगर प्राइस जाता है $2 के नीचे। अब आते हैं मेरे सबसे बड़े इंपॉर्टेंट और फेवरेट फैक्टर पर, वो है वेदर। वेदर का इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है नेचुरल गैस के प्राइसेस पर, और यहां हमने पूरे चार्ट पर सारे वेदर के इवेंट्स प्लॉट किए हैं पिछले 5 साल के, जिन्होंने बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट किया है नेचुरल गैस पर। इनफैक्ट अगर हम ये रिव्यू करें तो आपको भी पता चलेगा कि वेदर कितना ज्यादा बड़ा और इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहां पर हमने सारा कुछ प्लॉट किया है एंड हाउ द प्राइसेस हैव मूव्ड। ये सारे प्राइसेस जो हैं हमारे MCX के हैं, तो आपको ज्यादा रिलेट कर पाओगे आप इनके साथ। तो ये वाला जो फैक्टर है वो था एक उरी का स्टॉर्म। तो यहाँ पर प्राइसेस कुछ 35-40% एकदम सडनली स्पाइक कर गए थे। अगर कुछ भी स्टॉर्म आता है, कुछ भी वेदर में कुछ भी मेजर चेंजेस आ जाते हैं, तो सडनली प्राइसेस 30-50% हमने स्पाइक या क्रैश करते हुए देखे हैं। 30-50% वेदर इवेंट्स की वजह से मूवमेंट होना एक आम सी बात है, और ये कई बार देखा गया है ओवर द पीरियड ऑफ 4 to 5 years। तो वेदर का इवेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 30-50% इज अ ह्यूज मूव, और ये मैटर ऑफ डेज में हो जाता है, कभी कभी 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर।
लेकिन जब कभी सस्टेन्ड हीट वेव चल रही है जो यूरोप में चल रही थी, उसकी वजह से प्राइसेस काफी देर तक, कई महीनों तक राइज हो रहे थे। इनफैक्ट दिस पीरियड ऑल्सो कोलाइडेड विद यूरोप मूविंग इट सप्लाईज फ्रॉम रशिया टू अमेरिका। जैसे ही अमेरिका के साथ मूव हो गया था, उसके बाद इसने पीक किया नेचुरल गैस ने यहाँ पर, लेकिन ये पीक कुछ अराउंड 12 या 13 डॉलर्स पर था, तो काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस पर था। बट इवन देन दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूव, क्योंकि कई चीज़ों के साथ ये मिक्स हो रहा था। यूरोप में हीट वेव भी चल रही थी और यूरोप अपना सप्लाई जो था रशिया की जगह अमेरिका पर मूव कर रहा था, तो सडनली अमेरिका में डिमांड इंक्रीज हो गई थी। सो वो डिमांड इंक्रीज हो गई, साइमल्टेनियसली यूरोप में हीट क्राइसिस भी चल रही थी, हीट वेव भी चल रही थी। सो काफ़ी सारे फैक्टर्स मिक्स हो गए, जिसको हमने सेग्रीगेट हम एग्जैक्टली नहीं कर सकते कि किस फैक्टर ने कितना मूव किया, लेकिन ये दोनों फैक्टर्स के मर्जिंग के बाद का मूव है। दिस मूव वाज मोर देन 100%। तो ये आई थिंक फॉर अ सिंगल फैक्टर दिस वाज द सिंगल लार्जेस्ट मूव। उसके अलावा हमने 30 to 50% नॉर्मली देखे हैं, बट इनफैक्ट हमने एक और बार मूव देखा ऑलमोस्ट 70 to 80%। इनफैक्ट अगर आप नेचुरल गैस ट्रेड करते हो, ट्रैक करते हो, तो आपने ट्रैक किया होगा, आपने देखा होगा कि जनवरी 2026 की बात है, आर्कटिक कोस्ट से कोल्ड वेव आई अमेरिका में, जिसकी वजह से नेचुरल गैस के प्राइसेस कुछ 60 to 70% अप मूव कर गए इन मैटर ऑफ 1 to 2 वीक्स। इनफैक्ट 60 to 70% मूव करना इन मैटर ऑफ 2 वीक्स वॉज अ वेरी वेरी शार्प फिनोमिनन। ऐसा हो गया था कि जनवरी का फ्यूचर कुछ चल रहा था 570 पर और फेब का फ्यूचर चल रहा था 350 पर। मेजर डिफरेंस था, क्योंकि जो कोल्ड वेव था वो सिर्फ जनवरी में एक्सपेक्टेड था, फरवरी में स्पिल ओवर एक्सपेक्टेड ही नहीं था। तो आप ये चीज़ कई बार नेचुरल गैस में ऑब्जर्व भी करोगे, वेदर टू वेदर एक्सपेक्टेशन की वजह से फ्यूचर का प्राइसिंग किया जाता है। तो आप उसको डिस्काउंट या प्रीमियम मानकर कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मत करना, कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कर नहीं सकते, क्योंकि हर वेदर का डिस्काउंटिंग हर मंथ के लिए अलग किया जाता है और उसका प्रीमियम और डिस्काउंट नॉर्मल सी बात है 10-15% भी जा सकता है और कभी कभी 20-25% तक भी पहुंच सकता है। इन दिस केस द प्रीमियम और रादर द डिस्काउंट टू द नेक्स्ट मंथ वॉज वे हायर, लेकिन वो हम प्ले आउट नहीं कर सकते, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन सेक के लिए ही है। इनफैक्ट ये जो आर्कटिक कोस्ट की जो मैं कोल्ड वेव की बात कर रहा हूँ आपके साथ, वो यहाँ पर प्राइस दिख रहा है हमें। उसके अलावा कुछ भी एक पोलर वॉर्टेक्स का एक जो मूव आया था, सो दैट ऑल्सो स्पाइक टू अबाउट 30-35%। और अगर माइल्ड विंटर आती है, अभी तक हमने जो स्पाइक देखा वो किस किस में, पोलर वॉर्टेक्स, उरी स्टॉर्म, कोल्ड वेव, जहाँ से डिमांड इंक्रीज हो रही है। लेकिन जो विंटर एक्सपेक्टेड है, और अगर विंटर उतनी सर्दी नहीं है उतनी, जैसे हम कहते हैं कि आज सर्दी इस बार सर्दी कम पड़ रही है, अगर माइल्ड विंटर है तो प्राइसेस क्रैश भी कर सकते हैं। और ये 43% प्राइस क्रैश कर गए थे, ये भी 40% का कुछ प्राइस मूव है। दिस वॉज अबाउट 60 to 80%, दिस वॉज ओवर 100%। और जो उरी स्टॉर्म था वो उसकी वजह से भी कुछ 40 to 50% का मूव आ गया था। सो ऑल दीज फैक्टर्स जनरली मूव 30 to 50%। अगर कोई बहुत ही बड़ा फैक्टर आ गया तो प्राइसेस ज़्यादा भी मूव कर सकते हैं। तो जियोपॉलिटिकल इवेंट है तो बहुत ही ज़्यादा मूव हो सकता है। एंड वी डोंट नो इफ गोल्डन पास इज गोइंग टू बी अ जियोपॉलिटिकल इवेंट, तो हम ये देखेंगे कि कैसे प्राइसेस मूव करते हैं। लेकिन वो सारी कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी आएंगे, सारी कॉन्ट्रैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आएगी, कहाँ से डिमांड मूव कर रही है, वो न्यूज़पेपर्स में आएगी और हम अपने चैनल पर भी कवर करेंगे। हमने देखा इन्वेंट्री का साइकिल, हमने देखा प्राइस का साइकिल। तो क्या इन्वेंट्री का साइकिल और प्राइस के साइकिल में कोई कनेक्शन है भी या नहीं है? अगर हम इन्वेंट्री को ट्रैक कर रहे हैं और उसको में देख रहे हैं कि हर वीक ऑन वीक इन्वेंट्री आ रही है, कभी ज़्यादा आ रही है, कभी कम आ रही है, तो हम अगर उसको प्राइस के साथ प्लॉट करते हैं तो ये पूरा 5 साल का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। आपको कई बार दिखेगा यहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन, आपको दिखेगा यहाँ से मूव कर रहा है, कितना मैग्नीट्यूड पर मूव कर रहा है वो पता नहीं चलता है हमें, लेकिन ये कई बार आपको बिल्कुल पॉजिटिव कोरिलेशन मिल जाएगा प्राइस और इन्वेंट्री का, कि प्राइस भी मूव कर रहा है, इन्वेंट्री भी मूव कर रही है साथ साथ। लेकिन ये कई बार मूव साथ में इसलिए भी करता है बिकॉज ऑफ वेदर फॉर्मेशंस, बिकॉज ऑफ वेदर पैटर्न्स। अगर गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो अगर स्टोरेज इंक्रीज भी हो रही है, इवन देन प्राइस विल कीप ऑन राइजिंग। अगर गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो इन दैट केस जो वेदर है वो प्ले आउट करता रहता है अपना रोल, लेकिन इन्वेंट्री के साथ भी काफी ज्यादा अच्छा कोरिलेशन बन जाता है। इनफैक्ट हमने देखा है कि टाइम टू टाइम हमने पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशंस देखे डिपेंडिंग ऑन वेदर, सप्लाई डिमांड डेटा, तो क्या क्या फैक्टर्स आ रहे हैं वो साथ में ट्रैक करते रहते हैं। लेकिन जब हम इन्वेंट्री डेटा को ट्रैक करते हैं विद वेदर, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मेट्रिक या ऑब्जेक्टिव मेट्रिक क्या होता है कि अगर डिमांड ज़्यादा हो रही है तो उसमें से विड्रॉल होगा, इन्वेंट्री में से विड्रॉल होगा। तो अगर विड्रॉल ज़्यादा हो रहा है तो हमें समझ में आएगा कि डिमांड जेन्युइन है,
तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इंटर कोरिलेट करते रहते हैं, इसीलिए इन्वेंट्री का डेटा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद वेदर। अब जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा तूफानी इन्फॉर्मेशन है। प्राइस की वॉलेटिलिटी नेचुरल गैस में होती कितनी है, कभी आपने मेजर करके देखा है? आपने कई बार देखा होगा प्लस माइनस 3%, 5%, कभी 5% ऊपर गया, 8% नीचे चला गया, कभी कभी सिर्फ प्लस माइनस 2-4% में मूव करता रहता है। तो एग्जैक्टली नेचुरल गैस की वॉलेटिलिटी होती कितनी है? हमने पिछले 5 साल के डेटा को कंपाइल किया और देखा कि वॉलेटाइल ऑन अ डे ऑन डे बेसिस कितना रहता है। ऑन एन एवरेज नेचुरल गैस की 4% की ऊपर या नीचे की वॉलेटिलिटी है, और वही वॉलेटिलिटी कई बार इंक्रीज होती है प्लस माइनस 8%, विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन 2। जो थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है, कई बार जब बहुत ज्यादा वेदर एक्सट्रीम इवेंट्स आ जाते हैं तो प्लस माइनस 12% तक भी चली जाती है। नाउ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज टू कीप योर माइंड स्टिल फॉर अ मोमेंट, और एक सेकेंड के लिए सोचिए कि कोई कमोडिटी दिन में प्लस माइनस 4% मूव करती है ऑन एन एवरेज 68% ऑफ द डेज। उसके बाद वो जो मूव करता है प्लस माइनस 8%, प्लस माइनस 12 तक भी जा सकता है। लेकिन जब आप बैठते हो सुबह ट्रेड करने के लिए नेचुरल गैस पर, तो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि या तो ये 4% ऊपर जाएगा या 4% नीचे जाएगा, या इसका ये नॉर्मल बैंड है। तो ऐसे केस में इतना ज़्यादा वॉलेटाइल कमोडिटी के साथ ट्रेड करना कोई आसान काम होता नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं आपको इस इमेजिनेशन के लिए एक स्टेप फर्दर लेकर जाना चाहता हूँ, मेक यू इमेजिन ऑन द इंडेक्स, सपोज एन इंडेक्स इज प्राइस्ड एट 25,000। वो 25,000 का इंडेक्स अगर प्लस माइनस 4% दिन में मूव करेगा, विद इन द रेंज उसका जो बन जाएगा प्लस 1,000 या माइनस 1,000, ये 2,000 पॉइंट का रेंज बन जाएगा जिसमें वो मूव कर सकता है। सो इन दैट केस दैट इज ऑब्वियसली अ वेरी वेरी हाईली वॉलेटाइल कमोडिटी। और नेचुरल गैस तो ग्लोबल कमोडिटी है, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा स्मॉल कैप है या पेनी स्टॉक है। ग्लोबल कमोडिटी बीइंग प्लस माइनस 4% वॉलेटाइल इज ह्यूज। तो अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी वॉलेटाइल कमोडिटी को ट्रेड कैसे करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इवेंचुअली जो आ जाता है, हमने सारा इन्फॉर्मेशन सीखा कि सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्वेंट्री, ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स वेदर, ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स सप्लाईज, लेकिन अब आप इसको ट्रेड कैसे करेंगे? ट्रेड करने के लिए हम आएंगे धन चार्ट्स पर, और धन चार्ट्स पर हम पहले लोड करेंगे कुछ इंडिकेटर्स। लेकिन इंडिकेटर्स लोड करने से पहले हम एक चीज समझना चाहते हैं कि जो वॉलेटिलिटी है वो पूरे दिन की वॉलेटिलिटी है। अब 4-4% की वॉलेटिलिटी और फिर हम ओवरनाइट भी ट्रेड्स प्ले आउट करें तो हमारा ऐसे केस में रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। सो आज जो हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं वो एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, और इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नेचुरल गैस पर काफ़ी ठीक से फंक्शनल कर जाती है, बिकॉज ऐसे केस में भी अगर जब हम सही जाते हैं तो कम से कम 1 से 2 या 2.5% का मूव कैप्चर हो जाता है। तो अगर उतना भी मूव हम कैप्चर कर पा रहे हैं, दैट शुड बी मोर देन इनफ, और वो भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम इसको लोड करेंगे नेचुरल गैस के चार्ट को, फ्यूचर्स के चार्ट को, और हम इसमें कुछ इंडिकेटर्स प्लॉट करेंगे। एज यू कैन सी इट ऑन माई चार्ट कि हमने 2 इंडिकेटर्स प्लॉट किए हुए हैं। दिस इज प्राइमरीली एन इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो उसकी दिन की वॉलेटिलिटी है, अगर दिन की सिर्फ प्लस माइनस 4%, जो लीस्ट वॉलेटिलिटी भी चल रही है, तब भी हमें ठीक ठाक ट्रेड्स मिलते रहने चाहिए। अगर वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है, 8% तक चली जाती है, और या फिर 12% तक चली जाती है, 12% मतलब प्लस माइनस 12%, अगर वहां तक भी चली जाती है तो हमें और ज्यादा अच्छे ट्रैक्शन वाले मूव्स मिल जाएंगे, लेकिन हमारा एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया सेम रहने वाला है। तो हमारा पहला जो इंडिकेटर है वो है सीपीआर विद पिवट लेवल डेली। तो यहां पर आप इंडिकेटर्स में जाओगे और आपको इंडिकेटर्स में जाके टाइप करना है CPR। CPR में आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, आपको कौन सा ऑप्शन पिक करना है? डेली वाला ऑप्शन पिक करना है। तो CPR डेली वाला ऑप्शन पिक करना है आपको, और यहां पर आपका प्लॉट हो जाएगा। तो हर रोज का एक नया पिवट होगा। CPR मेजर क्या करता है? CPR मेजर करता है पिछले दिन के टिपिकल प्राइस से ऊपर और नीचे का रेंज, मीडियन प्राइस का रेंज। तो एक ब्रॉड आइडिया चल जाता है कि सेंट्रल पिवट रेंज क्या है। CPR स्टैंड्स फॉर सेंट्रल पिवट रेंज। उस कमोडिटी का, नेचुरल गैस का सेंट्रल पिवट रेंज क्या है, और ये हर रोज चेंज होता रहता है। लेकिन हम सिर्फ इसको सेंट्रल पिवट रेंज CPR के लेवल्स के लिए नहीं यूज कर रहे हैं। इसमें जो हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे CPR के लिए वो होगा असेंडिंग CPR या डिसेंडिंग CPR। असेंडिंग CPR व्हेन दिस CPR इज राइजिंग, तो इसको कहते हैं हम असेंडिंग CPR। और जब ये CPR डिक्लाइन करता है, ये तो स्टैटिक हो गया, ये तो स्टेबल हो गया, ये तो स्टैग्नेट कर गया, लेकिन अगर
सीपीआर ऐसे डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है डे ऑन डे बेसिस, तो उसको कहते हैं डिसेंडिंग सीपीआर। तो असेंडिंग सीपीआर या डिसेंडिंग सीपीआर के बेसिस पर हम ट्रेड करने वाले हैं। हम डिसेंडिंग सीपीआर का भी एग्जाम्पल चेक करेंगे, लेकिन फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर सीपीआर हायर हाई कर रहा है, सीपीआर हायर हाई कर रहा है, तो उसको कहते हैं असेंडिंग सीपीआर। और असेंडिंग सीपीआर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिंग सिस्टम। हम ट्रेडिंग सिस्टम को ऐसे डिजाइन करते हैं कि पहले हमें एक ट्रेंड का टेल विंड मिल जाए। वो ट्रेंड का टेल विंड हमें मिल रहा है असेंडिंग सीपीआर या डिसेंडिंग सीपीआर से। अगर हवा का रुख पीछे से आ रहा है तो किस साइड पर जा रहा है, ऊपर की साइड पर जा रहा है नेचुरल गैस या नीचे की साइड आ रहा है। तो हमें ये कैच करना बहुत जरूरी हो जाता है कि हवा का रुख किस साइड से है। तो हवा के रुख के हिसाब से हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ जाती है कि हमें लॉन्ग प्ले आउट करना है या शॉर्ट प्ले आउट करना है। असेंडिंग सीपीआर या डिसेंडिंग सीपीआर देन बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो दूसरा फैक्टर, जो दूसरा इंडिकेटर हमने प्लॉट किया है वो है मनी फ्लो इंडेक्स। मनी फ्लो इंडेक्स इज RSI विद वॉल्यूम। जब RSI में वॉल्यूम का फैक्टर ऐड कर दिया जाता है तो इंडिकेटर बन जाता है मनी फ्लो इंडेक्स। मनी फ्लो इंडेक्स एक सिंपल सा ऑसिलेटर है, 20 और 80 उसका ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन है। तो जहां पर अगर 80 के नीचे ब्रेकआउट कर रहा है तो इन दैट केस वील लुक फॉर सेल, और 20 के ऊपर कर रहा है तो हम बाय के लिए देखेंगे। तो ऐसे ऐसे फैक्टर्स हम चेक करते हैं, लेकिन हम इसका पूरा एक टीम वर्क बनाने वाले हैं। सो दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड दीज इंडिकेटर्स इन आइसोलेशन। लेकिन जब ये हम टीम बनाएंगे, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की टीम जब बनेगी तो वो साइमल्टेनियसली जब वो बैटिंग करने जाएंगे तो फिर वो अलग टाइप से बैटिंग करेंगे। हमने एक इंडिविजुअल ट्रेडर्स को देख लिया, इंडिविजुअल इंडिकेटर्स को देख लिया, इंडिविजुअल प्लेयर्स को देख लिया, लेकिन जब वो साथ में काम करते हैं तो फिर उनका काम करने का तरीका भी अलग हो जाता है, फिल्टर आउट हो जाता है बहुत कुछ। बिफोर गोइंग फर्दर कि हमें कैसे एंट्री करनी है, कैसे एग्जिट करना है, एक बार डिसेंडिंग सीपीआर का भी एग्जांपल चेक कर लेते हैं ताकि हमें ब्रॉडली समझ में आ जाए कि हम किस टाइप के ट्रेडिंग सिस्टम के साथ डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है। ये असेंडिंग सीपीआर्स हो गए, ये डिसेंडिंग सीपीआर्स हो गए, ये अगेन फिर से असेंडिंग सीपीआर्स हो गए। तो अगर जितना जितना प्राइस वॉलेटाइल रहता है उसके हिसाब से सीपीआर असेंड या डिसेंड करते रहते हैं। यहाँ पर हमारा एंट्री एग्जिट रूल क्या हो जाएगा कि अगर हवा का रुख ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है, अगर सीपीआर असेंडिंग है तो हम सिर्फ लॉन्ग्स देखेंगे, और अगर सीपीआर डिसेंडिंग है, हवा का रुख हमें बता रहा है कि प्रेशर नीचे की तरफ है, तो इन दैट केस हम सिर्फ शॉर्ट्स को देखेंगे, शॉर्ट्स को ही ट्रेड करेंगे या फिर लॉन्ग्स को ही ट्रेड करेंगे। हम एक ही दिन में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ट्रेड नहीं करने वाले। हम एक दिन में सिंगल माइंडसेट से, सिंपल माइंडसेट से या तो लॉन्ग को रखने वाले हैं या शॉर्ट्स को रखने वाले हैं। तो हम उसके बेसिस पर अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रखेंगे, उसके हिसाब से अपना स्ट्राइक रेट को इंप्रूव करेंगे और उसके हिसाब से हम एक ट्रेंड को राइड करेंगे। तो अब हम इसी स्क्रीन पर समझ लेते हैं कि हमें एंट्री एग्जिट्स करने कैसे हैं। एक बार दोबारा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमें क्या क्या फैक्टर्स रखने हैं। चार्ट रखना है हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम, फिर हमें सीपीआर विद पिवट लेवल डेली को लोड करना है, सीपीआर पिवट लेवल डेली, और ये हो गया हमारा एमएफआई। एमएफआई हो गया, सीपीआर विद पिवट लेवल डेली हो गया और 15 मिनट का चार्ट हो गया। अब हमारे पास ये तीन चीजें हैं और इसके बेसिस पर हम ट्रेड करने वाले हैं। इसी स्क्रीन पर ही ट्रेड देखते हैं कि क्या क्या हुए थे। बाकी पुरानी इंफॉर्मेशन मैंने इरेज कर दी है। अब हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं कि ये समझना सिर्फ एंट्रीज और एग्जिट्स कैसे करने हैं। यहां पर हमने देखा था, अब आप सपोज इस दिन पर हैं, यू आर सिटिंग हियर, आपने इस दिन पर अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया एंड देन यू सी कि ये तो असेंडिंग सीपीआर बन रहा है। तो असेंडिंग सीपीआर के बाद सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी है, आपको सिर्फ लॉन्ग देखना है। लॉन्ग देखने के लिए, लॉन्ग ट्रेड करने के लिए एमएफआई 20 के ऊपर क्रॉस करेगा तब ट्रेड करना है, लेकिन इस केस में वो 20 तक आया ही नहीं। सो ऐसे केस में हमारा ट्रेड पूरा दिन इनिशिएट नहीं हुआ। अगले दिन फिर से असेंडिंग सीपीआर बना, लेकिन अगले दिन हमें एक एंट्री मिल गई। ये वाला जो पॉइंट था जब प्राइस ऑलमोस्ट सीपीआर के लेवल्स को टच कर रहा था, टेस्ट कर रहा था, ठीक उसी टाइम पर ही एमएफआई 20 के ऊपर क्रॉस कर रहा था। तो जैसे प्राइस ने यहां से मूव दिया, एमएफआई ने यहां से क्रॉस दिया और यहां पर एक बना हमारा लॉन्ग। तो ये हमें एक असेंडिंग सीपीआर मिल रहा था और असेंडिंग सीपीआर के साथ साथ हमें एमएफआई का 20 के ऊपर का क्रॉसओवर मिला और यहां से हमें एक मिल गया लॉन्ग का ट्रेड। लॉन्ग का ट्रेड मिला, हमने लॉन्ग के ट्रेड में स्टॉप क्या रखना है, लॉन्ग के ट्रेड में ये जो प्रीवियस लो था वो स्टॉप हो जाएगा और हमें एक सीधा सीधा फिर एक लॉन्ग राइड करना है। इन दैट केस हमारे पास एक क्लियर, एक अच्छा ट्रैक्शन वाला मूव आ गया। ये प्राइस मूव कितना किया, बाय द वे ये प्राइस मूव किया ऑन एन एवरेज अराउंड फ्रॉम 264 टिल अबाउट 275
या 280 के बीच में मूव किया होगा, तो 265 के आसपास या 268 के आसपास एंट्री मिली होगी और कुछ 7-8 पॉइंट का मूव मिल गया। अराउंड 3% का मूव था ये सिंगल प्राइस मूव, 3% मूव ये हमने कैच किया 15 मिनट के चार्ट से। सो 15 मिनट के चार्ट से भी हम 2-3% का मूव कैप्चर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड नेचुरल गैस में उस दिन की वॉलेटिलिटी जितनी है। कई बार वॉलेटिलिटी कम होती है नेचुरल गैस में, तो उस दिन की हमें ट्रेड शायद 1-1.5 या 2% के ही मिलेंगे, लेकिन अगर वॉलेटाइल ज़्यादा है तो ऐसे केस में 3% या 4% का भी ट्रेड मिल जाता है 15 मिनट के चार्ट पर। अगर यही चीज़ हम 5 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करें तो 5 मिनट पर भी सेम लॉजिक होगा, 5 मिनट पर भी सेम लॉजिक होगा, आपका एंट्री और एग्जिट थोड़ा थोड़ा फास्ट हो जाएगा। लेकिन सेम लॉजिक से आप 5 मिनट पर भी कर सकते हो, सेम लॉजिक से आप 1 आवर पर भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर इसको आपको पोजिशनल मूव करना है तो पोजिशनल स्ट्रैटेजीज अलग है जो हमने अपने चैनल पर कवर की हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंट अप्रोच हो जाती है पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के लिए। बिकॉज नेचुरल गैस के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका जो ट्रेड डिस्कशन करने वाला इंपॉर्टेंट ट्रेड ये है कि ओवरनाइट 5% के गैप ओपन्स भी हो सकते हैं। सो अगर 5% का गैप ओपन हो गया तो इन दैट केस पोजीशन को कैसे मैनेज करेंगे। सो ये वाला पार्ट जो है वो हमने स्पेसिफिकली अलग वीडियोस में डील किया है, इसलिए पोजिशनल ट्रेड मत करना इन स्ट्रैटेजीज पर। 5 मिनट या 15 मिनट इज फाइन, डोंट गो टू 1 आवर, बट डोंट गो टू ओवरनाइट पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। अब आपको लगेगा कि 2 दिन बैठे और ट्रेड एक ही मिला। हाँ, ट्रेड ऐसे ही मिलेंगे, कम ही मिलेंगे, लेकिन जो ट्रेड मिलेंगे वो थोड़े से ज्यादा अच्छे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ट्रेड गलत नहीं होगा, ट्रेड गलत भी होंगे, लेकिन जो एक्यूरेसी रेट रहेगा वो थोड़ा सा ज्यादा आपके फेवर में रहेगा, ऑड्स आपके फेवर में रहेंगे। जैसे कहा जाता है मे द गॉड्स बी इन योर फेवर, इन ट्रेडिंग हम कहते हैं मे द ऑड्स बी इन योर फेवर। सो हम ऐसे केस में जो ट्रेडिंग सिस्टम्स डिज़ाइन करते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डिज़ाइन करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है, हमारा उद्देश्य यही रहता है दैट मे द ऑड्स बी इन आवर फेवर। तो हमने ऐसे केस में एक पहला ट्रेड किया। अब उसके बाद अगले दिन आप बैठे, अगले दिन आपने देखा कि भाई ये तो असेंडिंग सीपीआर तो है, लेकिन प्राइस तो यहाँ पर ही मूव कर रहा है, और इनफैक्ट बाय द एंड ऑफ द डे प्राइस ने नीचे मूव करना स्टार्ट कर दिया, प्राइस ने एक ट्रेंड रिवर्सल दे दिया। तो आपने पूरा दिन देखा लेकिन ट्रेड नहीं मिला। ऐसे दिन भी होंगे, ऐसे दिन भी आते रहेंगे। दीज डेज आर ऑल्सो नॉर्मल डेज। फिर उसके बाद सिलसिला स्टार्ट हुआ डिसेंडिंग सीपीआर का। सीपीआर अगले दिन का आया नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ शॉर्ट हंट करना है। लेकिन शॉर्ट के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि एमएफआई 80 के ऊपर जाए, और लेकिन वो पूरा दिन 80 के ऊपर नहीं आया, पूरा दिन 80 के ऊपर नहीं आया, तो हमें शॉर्ट मिला ही नहीं। तो ऐसे केस में हमारा पूरा दिन बस हम बैठे रहे इस होप में कि हमें एक शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा, लेकिन पूरे दिन हमें शॉर्ट का ट्रेड नहीं मिला। 5 मिनट चार्ट पर ये हो सकता था हमें ट्रेड मिल जाता अगर छोटा सा एक बाउंस आता तो 15 मिनट 5 मिनट में डिफरेंस जरूर आएगा, लेकिन आपका लॉजिक सेम रहेगा, सीपीआर सेम रहेगा, क्योंकि वो सीपीआर 5 मिनट पर भी सेम रहेगा, 15 मिनट पर भी सेम रहेगा, सीपीआर लेवल डेली। लेकिन 5 मिनट और 15 मिनट पर एमएफआई अलग से मूव करेगा, और क्योंकि एमएफआई अलग से मूव करेगा तो हमारे एंट्री एग्जिट्स अलग अलग तरीके से होते रहेंगे। पहले अब हम एंट्री समझ रहे हैं, उसके बाद हम एग्जिट्स पर आएंगे। अब देखते हैं हम अगले दिन का क्या हुआ। फिर अगले दिन आप बैठे, सुबह सुबह बैठे, एंड देन यू सॉ डिसेंडिंग सीपीआर अगेन, एंड डिसेंडिंग सीपीआर से माइंड क्लियर हो गया था कि आज भी हमें शॉर्ट का ही ट्रेड करना है, लेकिन आज की उम्मीद है कि ट्रेड मिल जाए। हमें क्या करना है, एमएफआई को 80 के नीचे क्रॉस होते हुए देखना है, और वहां पर हमें शॉर्ट इनिशिएट करना है। यहां पर हमें सुबह सुबह ही ट्रेड मिल गया 7 तारीख को, और ये 80 के नीचे यहां पर एमएफआई क्रॉस कर रहा था, एंड देन वी इमीडिएटली गॉट द ट्रेड, हियर वी गॉट द शॉर्ट ट्रेड, और उसके बाद एक मेजर ट्रैक्शन डाउन मूव का मिल गया। सो ये वाला दिन 0 डे था, लेकिन ये वाला दिन प्रोडक्टिव डे हो गया विद शॉर्ट। यहां पर हमने एक अच्छा ट्रेड किया विच वॉज अ प्रोडक्टिव डे विद शॉर्ट विद लॉन्ग। यहां पर हमने एक शॉर्ट कर दिया, यहां पर हमने जो शॉर्ट किया उसके बाद हमें एक अच्छा मूव मिल गया। नाउ दिस वाज अगेन द लेवल ऑफ 260, और पूरा दिन का जो मूव था वो कुछ 255 तक, ऑलमोस्ट 2% का ही मूव था, बट दैट वाज अ होल डे मूव। लेकिन वो होल डे मूव में से आपको क्या मिला होगा, शायद 1%। तो लेकिन उतना भी मूव मिलना बहुत ज्यादा हो जाता है। सो व्हाट वी हैव नाउ हियर इज कि हमें अगले दिन इस दिन शॉर्ट मिला और हमें एक डिसेंट डाउन मूव मिल गया। अब हमारे पास 2 ट्रेड्स हो गए। हमने ब्रॉडली ये समझ लिया कि असेंडिंग सीपीआर और डिसेंडिंग सीपीआर को डिटेक्ट कैसे करना है, और एमएफआई को लेकर ट्रेड कैसे करना है। जब असेंडिंग सीपीआर है तो हमें एमएफआई का 20 के ऊपर का क्रॉसओवर देखना है, जब डिसेंडिंग सीपीआर है तो हमें एमएफआई के नीचे का क्रॉसओवर चेक करना है। तो हमारे पास अब एक ब्रॉड चीज समझ में आ गई
कि हमें असेंडिंग CPR और MFI को कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे यूज करना है। लेकिन अब ये काम तो असेंडिंग CPR और डिसेंडिंग CPR और MFI कर रहे हैं। हम एक्स्ट्रा और क्या कर सकते हैं? हम इसका एग्जिट अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एग्जिट अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये समझना होगा MFI इज अगेन वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अब इसको दो टाइप से हम एग्जिट कर सकते हैं। पहला एग्जिट है कि हम इसके साथ एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एक इंडिकेटर लगा दें। लेकिन जब हम ट्रेलिंग स्टॉप्स के इंडिकेटर्स लगाते हैं तो फिर वो स्कैल्पिंग से जगह ट्रेंड फॉलोइंग बन जाता है और फिर नहीं पता हमें कि हम एक ट्रेलिंग स्टॉप को कैसे वेट करना है। उसमें सुपर ऑर्डर्स लगाकर हम उसमें ट्रेलिंग स्टॉप ऐड करते रह सकते हैं। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि हम एक बार पहले इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से निकलें और फिर धीरे धीरे हम सेकेंड लेवल पर लेकर जाएं उसको, एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम की राइड कितना कर सकते हैं हम मैक्सिमम। जब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल डेज आते हैं, जब +-8% या +-12% के मूव्स आते हैं, तो आपको लगेगा कि मुझे 2-3% का मूव नहीं चाहिए, मुझे 5%, 8% वाला मूव चाहिए। तो हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं कि लीस्ट मूव अगर भी हो रहा है नेचुरल गैस में, विच इज 68% ऑफ द मूव्स जनरली, तो इन दैट केस ऑल्सो आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम है मूव करते रहना चाहिए। आपके लिए इनकम बनती रहनी चाहिए। इनकम तब बनती है जब हम डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करते हैं और अपना पोजीशन साइजिंग अपने कंट्रोल में रखते हैं। अब हम सिर्फ समझते हैं कि हमें एग्जिट कैसे करना है। जब हमने एंट्री किया यहाँ पर तो हमारा सबसे पहले आता है इंटेंशन कि हमें स्टॉप लॉस रखना है। ये जो लो है ये बन जाता है हमारा स्टॉप लॉस। जैसे ही हम एंटर करते हैं उसके पीछे वाले बार्स में पिछले 5 या 10 बार्स का जो लोएस्ट लो होता है, लोएस्ट लो ऑफ द लास्ट 5-10 बार्स, उसको हम स्टॉप लॉस बना देते हैं। वो हमारा स्टॉप लॉस बन जाता है। और आप जब भी ट्रेड करें यूज सुपर ऑर्डर्स ऑन धन। सुपर ऑर्डर्स में आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए और एक टारगेट प्लेस कर दीजिए और साथ में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जंप भी ऐड कर सकते हैं। तो हम ये सारी चीज़ों को कैसे ऐड करना है वी विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हमारे पास एक एंट्री प्राइस है जहां पर हम एंटर कर रहे हैं, विच इज़ द मार्केट प्राइस, लेकिन मार्केट प्राइस के आसपास वाला नियरेस्ट लिमिट प्राइस, और हमने लोएस्ट लो को स्टॉप लॉस लगा दिया। अब टारगेट क्या लगाते हैं हम? टारगेट लगाते हैं हम 2 टाइम्स स्टॉप लॉस। जब हम 2 टाइम्स का स्टॉप लॉस लगाते हैं, सपोज हमने एंटर किया 265 पर और हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है 263 का, तो हमारा टारगेट क्या हो जाएगा? 269, 4 पॉइंट ऊपर। तो अगर 2 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस है तो 4 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो एक सीधी सी बात है, 1:2 मल्टीपल बन जाता है। इसका एक बेसिक सा मैथ है, मैं आपको बेसिक मैथ भी समझाता हूँ ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग में सिर्फ 2 चीजें देखनी होती हैं। पहली चीज, आप जितना सही जा रहे हो वो गलत जाने से थोड़ा सा ज्यादा हो। 50% से ऊपर की आपका स्ट्राइक रेट है, बिल्कुल बेसिक मैथ है। और अगर 60% है, 70% है तो इट्स इवन बेटर। मान के चलते हैं कि आपका स्ट्राइक रेट सिर्फ 60% का है। आप जो जितना सही जा रहे हो, which is more than going wrong, you are going right more than going wrong, that is part 1. Part 2 is जितना सही जा रहे हो, जब सही जाते हो तो आप डबल कमाते हो, जब लॉस करते हो तो आप आधा लॉस करते हो। तो मान लिया जाए आपने 100 ट्रेड किए, 60 ट्रेड्स में से 60 ट्रेड्स जो थे आपने 2-2 पॉइंट कमाए, तो आपने 120 पॉइंट कमाए। और जो 40 पॉइंट में आपने नुकसान किया उसमें 40 पॉइंट ही नुकसान किया, तो आपने 120 माइनस 40 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट किया। अब उसमें से आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट जाएंगे, स्लिपेजेस जाएंगे, वो सब कुछ होगा, लेकिन आपका जो नेट जो है सिस्टम वो पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी वाला बन जाता है और इन दैट केस सस्टेनेबल सिस्टम बन जाता है। वही अगर आप इसको इन्वर्ट कर दो कि जब आप 60 टाइम्स कमा रहे हो तब आप 1 ही पॉइंट कमा रहे हो, और जब 40 टाइम नुकसान कर रहे हो तो 2 पॉइंट का नुकसान कर रहे हो। तो अगर आपने 60 टाइम 60% आपका स्ट्राइक रेट है और आपने 60 पॉइंट्स कमाए, लेकिन 40% जब आपने 40 ट्रेड्स में जब आपने नुकसान किया, 2-2 पॉइंट का नुकसान किया, तो आपने 80 पॉइंट्स का नुकसान किया, आपका नेट -20 हो जाता है, विच इज़ द नेगेटिव एक्सपेक्टेंसी ऑफ अ ट्रेडिंग सिस्टम। तो 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना होता है, पहला है स्ट्राइक रेट और दूसरा है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। जब हम एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली अपने सक्सेस रेट, अपने स्ट्राइक रेट का
ध्यान रखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ऑर्डर पंचिंग करना, एग्जीक्यूट करना, ये ट्रेडर के हाथ में होता है। तो कितना स्टॉप लॉस रखना है, कितने टारगेट पर एग्जिट करना है, ये काफ़ी हद तक प्री डिटर्मिन किया जा सकता है। उसके बाद जो भी मार्केट देगा वो मार्केट देगा, लेकिन हमारा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि इतना मेरा स्टॉप लॉस के हिसाब से इतना तो टारगेट बनना ही चाहिए। फिर हम हिस्टोरिकली 10 ट्रेड, 20 ट्रेड, 50 ट्रेड के बाद उस चीज़ को और ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं। अब ये तो हो गया, हमने एक प्री मेडिटेटेड स्टॉप लॉस और प्री मेडिटेटेड टारगेट रख दिया। हमने 265 पर एंटर किया, 263 का स्टॉप लॉस रख दिया। अब हम 263 को उसको 262 नहीं करेंगे कभी भी लॉन्ग के स्टॉप लॉस को। अगर 263 से करना है 264 कर सकते हैं। तो हम उस केस में धन में सुपर ऑर्डर्स में जाके एक ट्रेल ऐड करते हैं 1 पॉइंट का। तो 1 पॉइंट का ट्रेल मतलब अगर 265 पर हम एंटर कर रहे हैं और प्राइस चला गया 266, तो हमारा स्टॉप लॉस भी ऑटोमेटिकली 263 से 264 ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगा। ये धन प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली करता है और ये एक ट्रेडर के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि उसको बार बार अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई नहीं करना पड़ रहा, सिस्टम ऑटोमेटिकली मॉडिफाई कर रहा है। मेरा 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मैंने 265 पर एंटर किया और 265 से मैंने 263 का स्टॉप लगाया, प्राइस चला गया 267, मेरा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली 265 हो जाएगा और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर अगर टारगेट 269 हिट होता है या स्टॉप लॉस जाके 265 हिट हो जाता है, जो भी होता है प्लेटफॉर्म खुद संभाल लेता है, धन के सुपर ऑर्डर्स खुद से संभाल लेते हैं। मुझे इतना ज़्यादा ग्लू टू द स्क्रीन नहीं रहना पड़ता। अब स्टार्ट आप कर सकते हो नैट गैस मिनी से, नैट गैस मिनी कॉन्ट्रैक्ट से, फिर उसके बाद आप मेन कॉन्ट्रैक्ट पर आ सकते हो। नैट गैस मेन कॉन्ट्रैक्ट पर आने के बाद जब आपका कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो जाएगा, शायद आप 2 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट करने लग जाओ। जब आप क्वांटिटीज इंक्रीज करने लग जाओगे तब आपको लगेगा कि एग्जिट करने का कोई और तरीका भी है क्या। तो एग्जिट करने का जो दूसरा तरीका है वो है, आपने यहाँ पर एंटर किया और मनी फ्लो इंडेक्स जब 80 तक टच करता है तब तक आप अपनी बाकी क्वांटिटीज को राइड कर सकते हो। सपोज आपने 10 लॉट एंटर किए, 10 में से आपने 5 लगा दिया ट्वाइस द टारगेट ऑफ स्टॉप लॉस, लेकिन जो बाकी 5 हैं वो उसमें से आपने ओपन रख दिया है कि जब मनी फ्लो इंडेक्स पूरा मेरा 80 तक जाएगा मैं उसके बाद ही एग्जिट करूंगा, तो तब तक हम वेट कर सकते हैं। तो जब आपकी क्वांटिटीज इंक्रीज हो जाएंगी तब आप ये सब एडवेंचर्स कर सकते हो, बट अंटिल देन ट्रैक इट टू अंडरस्टैंड द गेनिंग ऑफ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा भी होता है कि मनी फ्लो इंडेक्स 80 तक ना जाए, 60 से मूव कर जाए, तो इन दैट केस आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, आपको प्रॉम्प्ट रहना पड़ेगा कि एग्जिट करने के लिए। ऐसे केस में एग्जिट हम किस हिसाब से कर सकते हैं। अब आप जब एग्जिट कर रहे होगे कई बार इंडिकेटर्स के लगाकर आपको ये भी दिखेगा कि मनी फ्लो इंडेक्स 80 तक नहीं गया, 80 से पहले ही 60 से ही मूव कर गया है। तो इन दैट केस अगर वो जल्दी मूव कर रहा है या फिर आपका लॉन्ग खड़ा है और आपको दिख रहा है कि आपके 5 लॉट्स ओपन है लेकिन वो 80 तक जा नहीं रहा है, तो ऐसे केस में कैसे ट्रेड किया जा सकता है सिस्टमैटिकली। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऐड कर सकते हैं, एक सुपर ट्रेंड ऐड कर सकते हैं। सुपर ट्रेंड इज अ गुड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंडिकेटर। आप सुपर ट्रेंड ऐड कर दोगे तो सुपर ट्रेंड के हिसाब से अगर वो सुपर ट्रेंड को ट्रिगर करता है तब भी आप एग्जिट कर सकते हो। बट दीज आर थिंग्स फॉर लेटर एंड दीज आर ऑल्सो द थिंग्स कि जब आपको ट्रेंड राइड करना है +-8% वाला, +-12% ब्रैकेट वाला। तो अगर ट्रेंड ज्यादा चल रहा है, वॉलेटिलिटी ज्यादा हो गई है नेचुरल गैस में, तब आप ऐसे केस में ट्रेंड को राइड कर सकते हो सुपर ट्रेंड का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंडिकेटर लगाकर। सो ये सारी चीजों को हम ऐड कर सकते हैं। बेसिक जो आपको स्टार्ट करना है वो आपको स्टार्ट करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, उसके 2 टाइम्स स्टॉप लॉस के टारगेट लगाकर, ट्रेलिंग लगाकर आपको छोड़ देना है। जो सेकेंड पार्ट आएगा, सेकेंड पार्ट ये आएगा, आप मनी फ्लो इंडेक्स को वेट कर सकते हो 80 का क्रॉस होने तक और फिर आप अपनी सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वांटिटीज को ऐसे ट्रेड कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। थर्ड जो आएगा, जब वॉलेटिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है तब आप सुपर ट्रेंड लगाकर उसको ट्रेड कर सकते हो, उसको ट्रेल कर सकते हो फॉर अ लॉन्गर ट्रेंड राइड। ऐसे केस में हमें यहाँ पर शॉर्ट मिला और ये शॉर्ट हमारा एग्जिट यहाँ पर इसके हिसाब से भी हो रहा था, ये भी एग्जिट पूरा हम राइड कर पाते फॉर शॉर्ट्स व्हेन वी वर लुकिंग फॉर MFI। अगर हम सिर्फ स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कर रहे हैं तो इन दैट केस 2 टाइम्स द स्टॉप लॉस पे एग्जिट हो जाएगा, लेकिन जो रिमेनिंग क्वांटिटी है अगर हम MFI का पूरा वेट करेंगे तो हम पूरा राइड कर भी सकते हैं। सो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। फिर उसके बाद से हमें यहाँ से फिर से एक असेंडिंग CPR मिल रहा है। तो असेंडिंग CPR में हमारा अब काम क्या है, हमारा काम है फिर से इसको देखना कि हमारे पास मनी फ्लो इंडेक्स का एंट्री मिल रही है या नहीं मिल रही है। और इस केस में हमारे पास एंट्री ये वाली एक बेसिक सी एंट्री है, बट दिस इज अ वेरी वेरी फ्लैट CPR।
तो हम इसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंट्री नहीं कह सकते हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी रेंज बाउंड मार्केट। तो रेंज बाउंड मार्केट का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, लेकिन जब हमारे पास एक प्रॉपर CPR का एस्टैब्लिश्ड फॉर्मेशन होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग, इन दैट केस अगर हमें एंट्रीज मिलती हैं तो हमें वो स्ट्रॉन्ग एंट्रीज मिलती हैं। इस केस में प्राइस ब्रीच कर चुका है CPR के नीचे, और ऐसे केस में अगर हमें एंट्री मिल रही है तो इट शुड बी अवॉइडेड। इसको अवॉइड करना है क्योंकि प्राइस ब्रीच कर गया है। सो हमें ऐसे एंट्रीज को अवॉइड करना है। हमें नीट एंट्रीज चाहिए, हमें क्लीन एंट्रीज चाहिए, ताकि हमारे पास जो हवा का रुख है, हमें हवा के रुख को ही राइड करना है। जब आप स्कूल जाते थे, अगर पीछे से हवा आ रही होती थी तो साइकिल करना आसान होता था, साइकिल पर स्कूल जाना आसान होता था। हमें वही साइकिल पर ही स्कूल जाना है, वही साइकिल पर ही ट्रेड करना है, वही साइकिल पर ही ट्रेड करके प्रॉफिट कमाना है। तो हमें वही हवा चाहिए कि हम साइकिल पर बैठे हैं और पीछे से हवा हमें स्कूल तक पहुंचा दे। तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्लीन ट्रेड नहीं था, लेकिन जो अगर क्लीन ट्रेड आए तो हमें वो मिस नहीं करना है। जो नॉन क्लीन ट्रेड आए, ऐसे वाले ट्रेड्स को हमें टोटली अवॉइड करना है। तो अब हमने पूरा मैकेनिज्म सीखा कि कैसे एंटर करना है, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, कैसे एग्जिट करना है। एग्जिट करने के 3 तरीके हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन से एग्जिट करने के तरीके हैं, और एंटर करने के लिए हमारे पास कौन से 3 चीजों को हमने यूज किया है। 15 मिनट का चार्ट है और साथ में हम उसको 5 मिनट भी यूज कर सकते हैं। CPR लेवल डेली और MFI, और हमारा एक एक्स फैक्टर, एक इंडिकेटर हमने डिस्कस किया था स्टॉप लॉसेस के लिए। वो बताइए कि कौन सा स्टॉप लॉस का इंडिकेटर था। ये सारा कुछ चीजें आप कॉमेंट्स में लिखिए ताकि आपके नोट्स भी तैयार होते रहें और साइमल्टेनियसली आपके माइंड पर भी ये सारी चीजें प्रिंट होती रहें। अब जब हम ये चीजें ट्रेड कर रहे होते हैं तो क्या हम इन चीजों को ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं? ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आप एक कॉल बाय कर रहे हो तो ऊपर का कॉल बेच सकते हो, बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हो, वर्टिकल स्प्रेड बना सकते हो। वही चीजें बेयर पुट स्प्रेड भी किया जा सकता है। अगर यहाँ पर शॉर्ट किया है तो इसका नीचे का कुछ 4-5% नीचे का एक पुट बेच सकते हो, तो एक बेयर पुट स्प्रेड, वर्टिकल स्प्रेड्स भी बनाए जा सकते हैं। ऐसे केस में कई बार ट्रेडर्स ये भी करते हैं कि अगर यहाँ पर हमें लॉन्ग मिल रहा है तो कहीं नीचे का क्रेडिट स्प्रेड बेच देंगे ताकि टू अंडरस्टैंड, टू क्रिएट सम इनकम आउट ऑफ इट। या यहाँ पर अगर शॉर्ट बन रहा है तो ऊपर का कुछ एक पुट स्प्रेड बेच देंगे टू क्रिएट एन इनकम आउट ऑफ देयर कैपिटल। तो वो चीजें भी की जा सकती हैं, बट दीज आर ऑल्सो साइमल्टेनियस बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम सिस्टम। इसी टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम का ही बाय प्रोडक्ट है दूसरे टाइप के क्रेडिट स्प्रेड्स बनाना। अब आप एक डेबिट स्प्रेड प्ले आउट कर सकते हो कि आपने कॉल यहाँ पर बाय किया, ऊपर का बेच दिया, या आपने नीचे के पुट बेच दिए, तो वो दोनों तरीके से एक ही ट्रेडिंग सिस्टम का ही पार्ट है। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम चीज है, डेबिट स्प्रेड बनता है। आपने एक पुट खरीदा और नीचे का पुट बेच दिया, ऊपर का एक कॉल स्प्रेड बेच दिया, विच इज ऑल्सो द बाय प्रोडक्ट ऑफ द सेम ट्रेडिंग सिस्टम। अब बात चली है ऑप्शन बेचने की। अगर हमारे पास लॉन्ग ट्रेड बन रहा है तो हम नीचे का पुट स्प्रेड बेच रहे हैं, या शॉर्ट ट्रेड बन रहा है और हम ऊपर के कॉल स्प्रेड बेच रहे हैं, तो इन दैट केस एक और फैक्टर आ जाता है समझने के लिए, और वो है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। नेचुरल गैस का इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी नॉर्मल आईवीज की तरह नहीं है। जहां इंडेक्स के आईवीज 12, 15, 20 तक चलते हैं, और जो दूसरी कमोडिटीज हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, वो कुछ 20 से 25 या 30 के, कभी कभी 40 तक चली जाती है। ऑन एन एवरेज नेचुरल गैस की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 50 to 80 के ब्रैकेट में मूव करती है। अगर 50 के नीचे आती है दैट्स ऑल्सो वेरी रेयर फिनोमिनन। तो 40 to 80 इज अ लार्जर ब्रैकेट। लेकिन इन दैट केस हमें ट्रेड कैसे करना है, अब आप ये देख लेते हैं। आईवीज को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। दिस इज द प्लॉट ऑफ द आईवीज हियर। यहाँ पर जो 60 का आईवी है वो मीन आईवी है, उसके अलावा +-10% के आईवीज होते रहते हैं। दिस इज द वन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर 60 का आईवी है तो कभी कभी 50, आपको 70, ये नॉर्मल इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का मूवमेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिस्क परसेप्शन इन द कमोडिटीज प्राइसेस। तो अगर कुछ भी फैक्टर चल रहा है वेदर को लेकर, या जियोपॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर, या कोई भी फैक्टर लेकर, एसोसिएटेड वेल्स की सप्लाई, LNG पोर्ट टर्मिनल में कुछ हो गया है, कोई भी फैक्टर चल रहा है, तो इन दैट केस आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी पर फर्स्ट इंपैक्ट आएगा ऑप्शन प्राइसिंग पर। इनफैक्ट जो मिनिमम आईवी जो देखा गया है पिछले 4-5 साल का, वो 47-48% देखा गया है, और मैक्सिमम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 100 तक भी देखा गया है। सो इन दिस केस वी कैन से दैट इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मूवमेंट ऑफ द ऑप्शन प्राइसेस ये काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है। सो रिस्क इज ऑलवेज हाई। तो आईवीज को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब हम ऑप्शन बेचते हैं, हमने कॉल स्प्रेड बेचा या पुट स्प्रेड बेचा, तो आईवीज के साथ उसका मूवमेंट कैसे होता है, उसका कोरिलेशन क्या है। जब हम किसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं तो इंडेक्स में और आईवीज में जनरली जो है इनवर्स कोरिलेशन रहता है, कि अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो
तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ऊपर स्पाइक करती रहती है। दैट इज द जनरल टेंडेंसी, क्योंकि फेयर फैक्टर है। कमोडिटीज में ये चीज उल्टी होती है, रिवर्स पर काम करती है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और नेचुरल गैस का कोरिलेशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर हम ऑप्शन बेच रहे हैं। यही मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। अगर हम इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, प्राइस नीचे क्रैश कर रहा है, तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ऊपर शूट करती रहती है। द रिस्क परसेप्शन इज हायर। जो स्टॉक्स का जो इंडेक्स होता है उसमें हमेशा द रिस्क इज ऑन द लोअर साइड। कमोडिटीज में ये चीज़ इनवर्स काम करती है, क्योंकि कमोडिटीज में द रिस्क इज ऑफ ऑलवेज डिलीवरी। तो अगर प्राइस ऊपर मूव कर रहा है, एकदम ऊपर स्पाइक कर गया है, चाहे वो क्रूड ऑयल का हो या गोल्ड का हो या सिल्वर का हो, तो साथ में आईवीज भी ऊपर मूव करती हैं, सर्ज करती हैं, स्पाइक करती हैं, साथ में मूव करती हैं। नेचुरल गैस में भी काफी हद तक ये सिमिलर फिनोमिनन देखा गया है। तो अगर 60 का आईवी चल रहा है तो सडनली अगर प्राइस 260 से 280 या 290 जाएगा, तो आईवीज भी साथ में ऊपर मूव करते हैं, स्पाइक अप करती हैं। ये चीज हमने फिनोमिनन देखा ऑब्वियसली विद दिस प्राइस आईवी कोरिलेशन। Now this is the correlation of price and implied volatility। यहाँ पर हमने देखा ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। अनलाइक इक्विटीज, इसका जो कोरिलेशन है वो काफी हद तक पॉजिटिव है। कई बार नेगेटिव भी हो सकता है, पर वो नेगेटिव की टेंडेंसी बहुत कम है। तो जनरली जो आपको मानकर चलना है कि जो प्राइस रहेगा और जो हमारा मूवमेंट रहेगा आईवीज का, वो जनरली साथ में रहेगा। तो अगर हम ऑप्शन बेच रहे हैं और प्राइस नीचे आ रहा है, सो देन दैट इज एन एडेड एडवांटेज टू द ऑप्शन सेलर, क्योंकि आपको प्राइस का भी बेनिफिट मिल रहा है, ओवरऑल थीटा का भी बेनिफिट मिल रहा है और आईवीज भी नीचे आ रहे हैं। सो अगर आप उस टाइप से प्ले आउट करोगे तो आपका एक एक्स्ट्रा एक फैक्टर बन जाता है विच इज सपोर्टिंग योर ट्रेड। एंड व्हेन यू आर प्लेइंग ऑन द लॉन्ग साइड, तो अगर आपके लॉन्ग वॉलेटिलिटी भी है तो भी एक ट्रेड वर्क कर सकता है। लेकिन शॉर्ट है ट्रेड, शॉर्ट डायरेक्शनल है ट्रेड, तो शॉर्ट डायरेक्शनल के साथ साथ शॉर्ट वेगा भी साइमल्टेनियसली काम कर सकता है। एंड विद दिस वी रैप आवर एंटायर मास्टर क्लास ऑन नेचुरल गैस। हमने सारे फैक्टर समझे, हमने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझी, और उसके बाद हमने ऑप्शंस को कब खरीदना है, कब बेचना है, कैसे आईवीज को समझना है, ये सारे फैक्टर्स को समझा। और विद दिस वी आर कंक्लूडिंग आवर मास्टर क्लास। आपको इस मास्टर क्लास में क्या अच्छा लगा, क्या मिसिंग लगा, क्या इंफॉर्मेशन आपको और चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप फॉलोइंग अस ऑन कमोडिटीज बाय धन। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.